बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर नंबर 18 है, एग्रीगेट डिमांड का पार्ट 2 है। और इसमें हमने बात करनी है पर्टिकुलरली दी ये सबसे पहले इस थ्योरी को डिस्कस करते हैं, द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ये एक सिंपल थ्योरी है जिसमें बात करते हैं जो कि जॉन मैनर्ड केनीज की है। और ये एक सिंपल थ्योरी है। यहाँ पे देखें हमारे पास है अ सिंपल थ्योरी इन विच द इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड। एक तरफ हमारे पास मनी सप्लाई और दूसरी तरफ मनी डिमांड होगा, ठीक है। और हम डिटरमिन करेंगे इंटरेस्ट रेट को। तो सबसे पहले इस मनी डिमांड और मनी सप्लाई को इंटरेस्ट रेट के साथ देखते हैं, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद इस जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस की ये जो थ्योरी है, इसको बेस बना के इसको आगे लेके हमने एलएम कर्व को भी ड्राव करना है और उसको समझना है। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे मनी सप्लाई। तो अगर मनी सप्लाई की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे है वो इंटरेस्ट रेट है जो कि आर है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है रियल बैलेंसेस, ठीक है, एम बाय पी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो सप्लाई ऑफ रियल मनी बैलेंसेस इज फिक्स्ड। जो हम बात करते हैं रियल बैलेंसेस की, मनी सप्लाई की, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात करते हैं फिक्स्ड है कि हमारे पास रियल मनी बैलेंसेस जो है वो फिक्स है। जब हम सप्लाई की बात करते हैं, ये हमारे पास सप्लाई है, ठीक है। तो एम बार और डिवाइडेड बाई पी बार, ठीक है। रियल मनी बैलेंसेस जो है हमारे पास फिक्स्ड है। जब हमने पहले भी ये बात कर चुके हैं, जब हमारे पास फिक्स्ड हो तो कोई भी वेरिएबल जब हम उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसका हमारे पास वर्टिकल कर्व आता है हमेशा। तो यहाँ पे रियल बैलेंसेस को हमने जो है मनी सप्लाई जो है, इसमें मनी सप्लाई में रियल बैलेंसेस को हमने फिक्स्ड लिया हुआ है, तो हमारे पास जो है ये वर्टिकल इसका कर्व बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मनी सप्लाई है, ठीक है, उस पे जो इंटरेस्ट रेट का कोई इफेक्ट नहीं होता। इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से मनी सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मनी डिमांड की। अब अगर मनी डिमांड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है, देखिए मनी डिमांड जो है वो यहाँ पे डी है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब है मनी डिमांड। तो यहाँ पे अगर ग्राफ में देखें हमारे पास डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंसेस, तो उसी तरह हमारे पास वाई एक्सिस पे हमारे पास आर है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास रियल मनी बैलेंसेस है, ठीक है। अगर इसका कर्व देखें तो हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ जिसको नोट करें, एल और आर, ठीक है। इसका मतलब है डिमांड फॉर मनी। मनी डिमांड जो है वो टोटली डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे। डिमांड जो है टोटल डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे। यहाँ पे भी हमारे पास एल आर है जो कि शो करता है डिमांड फॉर मनी, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे जो कि आर है, ठीक है। अब y एक्सिस पे हमारे पास r है, ठीक है, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, और y एक्सिस पे x एक्सिस पे हमारे पास रियल मनी बैलेंसेस है, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो, ठीक है, तो हमारे पास जो है क्या होगा, मनी बैलेंसेस जो है रियल मनी बैलेंसेस वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट का और रियल मनी बैलेंसेस का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इन दोनों ग्राफ को कंबाइन करके देखते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों ग्राफ को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये है कि द इंटरेस्ट रेट एडजस्ट टू इक्वेट द सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। जो इंटरेस्ट रेट है ये इक्विलिब्रियम लाता है, ठीक है, किसमें, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी दोनों के दरमियान, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हमें देखें हमारे पास होगा जो सप्लाई साइड है वो हम इक्वल लेते हैं, इक्विलिब्रियम है डिमांड साइड के, जो कि टोटली डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे।
इसी तरह इन दोनों ग्राफ को जब कंबाइन किया तो वाई एक्सिस पे हमारे पास आर है, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है मनी, रियल मनी बैलेंसेस, ठीक है। अब जो हमारे पास इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, जो इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, वो हमारे पास इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि हमने जिसको नाम दिया हुआ है कि ये क्या है, हमारे पास पॉइंट ए है। तो पॉइंट ए जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। लेट सपोज अब हाँ अगर बात करते हैं R2 की, R2 को है वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो इसके हमारे पास ये लाइन बनती है। तो इसका मतलब है जब R2 डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मनी सप्लाई है, जो डिमांड फॉर मनी है वो कम हो गया। जब डिमांड फॉर मनी कम होता है, ठीक है, तो लोग जो है क्या करते हैं, अपने पैसे के, जो उनके पास जो पैसे होते हैं, जब डिमांड फॉर मनी कम होता है, ठीक है, तो वो अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। और उसी तरह उसका जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाता है, ठीक है, तो वो किसकी तरफ आना शुरू हो जाता है, पॉइंट ए की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर R3 पे जाएं, ठीक है, तो अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए, ठीक है, R3 का इंक्रीज़ होने का मतलब है कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, अपने जो उनके पास पैसे हैं वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, और इसी तरह जो इंटरेस्ट रेट है, सॉरी अपने पास नहीं, बैंक से डिपॉजिट जो बैंक में पड़े हैं वो अपने पास लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, तो उसी तरह जो इंटरेस्ट रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाएगा, फिर पॉइंट ए की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट रेट है ये इक्विलिब्रियम लाता है दोनों पॉइंट्स के दरमियान। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, हाउ द फेडरल जो है सेंट्रल बैंक है राइजेज द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अगर जो है फेडरल बोर्ड जो फेडरल बैंक जो है, ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है, अगर वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करें, ठीक है, तो रियल मनी बैलेंसेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, जब गवर्नमेंट को वो जो अपनी फिस्कल पॉलिटी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर टू इंक्रीज आर, तो वो इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से जो मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो यहाँ पे फिक्स्ड था मनी सप्लाई, लेकिन इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है और मनी सप्लाई को भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर दिया और मनी सप्लाई को डिक्रीज़ कर दिया, मनी को सप्लाई को डिक्रीज़ कर दिया, तो जो रियल मनी बैलेंसेस जो है इसका कर्व किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जो कि शो करता है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे कहाँ पे हो जाएगा, हमारे पास पॉइंट बी पे आ जाएगा। तो इसी तरह जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को जो है अगर मनी सप्लाई के जो है कर्व को शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, लेफ्ट साइड या राइट साइड पे, जब वो अपने इंटरेस्ट रेट को या मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करते हैं। अब हम आगे एक केस स्टडी को डिस्कस करते हैं, वोल्कर्स मॉनेटरी टाइटनेस, ठीक है, कि क्या हुआ 1970 में क्या हुआ था कि जो इन्फ्लेशन रेट था वो 10% से इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। जब इन्फ्लेशन रेट जो है 10% से इंक्रीज़ हो गया, जो उस टाइम जो सेंट्रल बैंक का जो चेयरमैन था पॉल वोल्कर, उसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो चेंज की। कैसे चेंज की, उन्होंने अपने वुड एम टू रिड्यूस, अपने इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर दी, ठीक है। उन्होंने अगस्त 1979, ठीक है, अप्रैल 1980 में क्या क्या जो रियल बैलेंसेस हैं वो रिड्यूस कर दिए, ठीक है, 8.0%,
और उसकी वजह से क्या हुआ, जनवरी 1983 में जो है इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज हो गया 3.7%। मतलब ये हुआ कि 1970 में जो है इन्फ्लेशन रेट जो है वो 10% से इंक्रीज था, ठीक है। तो फेडरल चेयरमैन जो है पॉल वोकर ने ये अनाउंस किया, उसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर दी, ठीक है, अपनी जो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, ठीक है। तो फिर 1970-80 में क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जो है रियल मनी बैलेंसेस जो है उसको 8.0% क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। और इन्फ्लेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो गया 3.7% पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पे ये है, हाउ डू यू थिंक दिस पॉलिसी चेंज वुड अफेक्ट इंटरेस्ट रेट। इस पॉलिसी जो है जिन्होंने चेंज की है इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसको देखते हैं। वोल्कर मॉनेटरी टाइटनिंग जो है, द इफेक्ट ऑफ अ मॉनेटरी टाइटनिंग ऑन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे जो है क्या इफेक्ट हुआ। सबसे पहले हम मॉडल को यहाँ पे हमारे पास है, देखिए हमारे पास है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन ओरिजन, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब मॉडल में जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस की अगर बात करें शॉर्ट रन में तो किन्जन को हमने पढ़ा है, ठीक है। और लॉन्ग रन में क्वांटिटी थ्योरी जो है फिशर इफेक्ट को हमने पढ़ा है, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। लॉन्ग रन की में क्लासिकल की बात करते हैं और शॉर्ट रन में किन्जन की बात करते हैं। अब हमें पता है प्राइसेस जो होती हैं शॉर्ट रन में क्या है, कांस्टेंट होती हैं, स्टिकी होती हैं, और लॉन्ग रन में जो है वो फ्लेक्सिबल होती हैं, वेरी करती हैं। अब प्रिडिक्शन क्या है, प्रिडिक्शन क्या होती है। अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है इसका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब उसके बाद जो हम बात करें एक्चुअल आउटकम की, कि 1997 में जो है जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट था वो क्या था, 10.4% से इंक्रीज करके क्या कितना कर दिया, 15.8%। तो उसकी वजह से जो है 1983 में जो है जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया 8.2%, जो कि लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो। अब बात करते हैं द एलिम कर्व की। तो एलिम कर्व में जो है पहले हमने बात की थी पिछली स्लाइड में कि है जो y जो है y जो फंक्शन है उसको हमने कांस्टेंट लिया था, लेकिन अगर हम यहाँ पे मनी डिमांड फंक्शन की बात करते हैं तो हम y को जो दोबारा जो है डिमांड फंक्शन में पुट करते हैं, तो डिमांड फॉर यहाँ पे अब हमारे पास आ जाता है डिमांड M/P/D, ठीक है, डिमांड फॉर मनी बैलेंसेस। तो हम जो है यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, इंटरेस्ट और आउटपुट। तो असल में एलिम कर्व है क्या, द एलिम कर्व इज अ ग्राफ ऑफ ऑल कम्बिनेशन ऑफ आर एंड वाई, ठीक है। जो कम्बिनेशन है ये ग्राफ है, ठीक है, और आर एंड वाई का कम्बिनेशन है दैट इक्वेट्स द सप्लाई एंड डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंसेस। जैसे कि देखें, अब हम अगर सप्लाई साइड की बात करते हैं, द इक्वेशन फॉर द एलिम कर्व इज M/P बार, जो कि हमारे पास फिक्स्ड है, ठीक है, इज इक्वल टू डिमांड की, ठीक है, जो हमारे पास डिमांड है जो कि डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट और इनकम पे, और कैसे ये इक्विलिब्रियम लाता है, ठीक है, उसको ग्राफ में हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिराइव द LM कर्व। तो यहाँ पे हमारे पास है रियल द मार्केट मनी मार्केट फॉर रियल मनी बैलेंसेस। इसको जो हमारे पास पॉइंट ग्राफ ए है, ठीक है, इससे हम जो है LM कर्व को ही ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है जो पॉइंट ए है मनी मार्केट में हमारे पास जो है, इसी तरह एक्स एक्सिस पे हमारे वाई एक्सिस पे हमारे पास है इंटरेस्ट रेट बोथ में, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है
वाई है जो कि आउटपुट है, इनकम है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो है हमारे पास पॉइंट ए। कोरिस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट ए वी हैव पॉइंट ए। ठीक है, जो दूसरे ग्राफ में हमारे पास है, इसको कोरिस्पॉन्डिंग देखते हुए तो हमारे पास ग्राफ बनता है ये पॉइंट ए वाला। ठीक है, जब यहाँ पे लेट सपोज जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, इंटरेस्ट रेट का और मनी मार्केट का, मनी रियल बैलेंस का आपस में पॉजिटिव इफेक्ट है। ठीक है, कि जब इनकम बढ़ता है, ठीक है, इनकम के बढ़ने से मार्केट फॉर रियल मनी बैलेंसेस जो है ये भी इंक्रीज हो जाता है। लेट सपोज यहाँ पे हम इंक्रीज करते हैं R2 को, ठीक है, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, तो उसकी वजह से हमारे पास जो पॉइंट न्यू पॉइंट बन जाता है, जिसकी वजह से अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। जब हम इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हैं तो डिमांड फॉर मनी मार्केट जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो पॉइंट बनता है वो ये है, हमारे पास पॉइंट बी बनता है, जो कि हमारे पास ये है। अगर इन दोनों पॉइंट को, जो ए है और बी है, इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास बनता है LM कर्व। ठीक है, ये सिंपल वे है। ठीक है, कि हमने जो है मार्केट डिमांड की जो हमने बात की है, उसको बेस बना के उसको सामने जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, उससे हमने LM कर्व को कैसे ड्रा किया, इजी। अब ये जो हमारे पास LM कर्व है, इसको कैसे समझेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग द LM कर्व स्लोप। ठीक है, जो LM कर्व है, सबसे पहले तो ये पॉजिटिवली स्लोप है। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है, देखें, हमारे पास है एन इंक्रीज इन इनकम रेजिस मनी डिमांड। ठीक है, मतलब इनकम और मनी डिमांड का आपस में क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट है। ठीक है, जब इनकम के बढ़ने से मनी डिमांड भी इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे कि सिंस द सप्लाई ऑफ रियल बैलेंसेस इज फिक्स्ड, ठीक है, अगर सप्लाई फिक्स्ड हो रियल बैलेंसेस का, देयर इज नो एक्सेस डिमांड इन द मनी मार्केट एट द इनिशियल इंटरेस्ट रेट। तो इनिशियल इंटरेस्ट रेट पे जो है जो डिमांड है, ठीक है, मनी मार्केट में, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सप्लाई है वो फिक्स्ड होता है। तो इंटरेस्ट रेट क्या करता है, इंटरेस्ट रेट का काम क्या करता है, वो इक्विलिब्रियम पे दोबारा क्या करता है, लेके आते मनी मार्केट में, मनी मार्केट में दोबारा इक्विलिब्रियम को लेकर आता है। हमें लास्ट लाइन अगर देखें तो द इंटरेस्ट रेट मस्ट रेज टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। जो इंटरेस्ट रेट का यहाँ पर काम क्या होता है, जब सप्लाई जो है वो फिक्स्ड होता है और डिमांड मनी जो है वो एक्सेस कर देते हैं इनिशियल इंटरेस्ट रेट पे, तो उसके जो इंटरेस्ट रेट है दोबारा रिस्टोर करता है इक्विलिब्रियम को। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेकर आता है मनी मार्केट में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हाउ चेंज इन मनी शिफ्ट द LM कर्व। मनी सप्लाई की वजह से जो है LM कर्व कैसे चेंज हो जाता है, देखिए, लेट सपोज हमारा जो इंटरेस्ट रेट है ये इंक्रीज हो जाता है R1 टू R2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है इनकम भी है, और तो उसकी वजह से हमारे पास जो हमारा सप्लाई है वो चेंज हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे अगर चेंज हो जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास पॉइंट बनेगा, न्यू पॉइंट बनेगा। ये जो पहले पॉइंट था वो हमारे पास ये था, इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास ये पॉइंट था। ठीक है, LM कर्व का। तो जब मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ होने से, ठीक है, तो फिर LM कर्व जो है वो भी शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे जो है LM कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा।